फ्रॉन्क्स की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को आप सबने बहुत प्यार दिया, लेकिन ऑटो एक्सपो में हमसे भी क्या होता है, थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियोस बनती है। आज बनाने वाले हैं हम इसका शोरूम वॉक अराउंड, और वो भी फुल डिटेल्ड, मोस्ट डिटेल्ड। अगर मैं आपको सही से बताऊं तो 12 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए सारे लिख देता हूँ, जिनमें होंगे माइलेज, सेफ्टी, इंजन ऑप्शन, वेरिएंट, कलर ऑप्शंस, प्राइस, लॉन्च डेट, और साथ के साथ आपको थोड़ा सा इसकी वेटिंग पीरियड वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे, जिससे बन जाती है ये मोस्ट डिटेल्ड। इस तरह के रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, और लाइक करके जाएं। इतनी मेहनत आपके लिए कर रही है पूरी टीम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवनीत और मैं बताने वाली हूँ इसका कंफर्ट। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है। अब बारी आती है 5 फीट 8 इंचेस वाले पर्सन की। हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और मेरी हाइट है 6 फुट। ग्राउंड क्लियरेंस कितनी मिल जाती है? फीचर्स तो बहुत है, लेकिन कुछ फीचर्स मिसिंग भी हैं, उनके बारे में जान लो। शोरूम में तो गाड़ी आ गई, लेकिन इसका लॉन्च कब है? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बूस्टर जेट के साथ माइलेज क्या मिल जाती है। शुरुआत करते हैं इसके पहले पॉइंट, इंजन से। किसी भी गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मारुति की तरफ से एक लौता टर्बो चार्ज इंजन आपको मिल जाता है, पेट्रोल 1 लीटर का, जो कि बलिनो आरएस में आता था, अब आपको फ्रॉन्क्स में देखने को मिलेगा। बूस्टर जेट इंजन है, अच्छी खासी पावर ऑफ 100 bhp एंड 148 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोवाइड करती है। अब ये जो इस इंजन की खास बात, ये एक तो देखो एक्सक्लूसिव हो गया, टर्बो चार्ज इंजन है, आपको एक अच्छी खासी टॉर्क भी प्रोवाइड कर रहा है। और इस इंजन की सबसे चीज़ मुझे ये लगने वाली है कि ये आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये 999 सीसी का इंजन है, तो टैक्सेस उतने ज़्यादा इसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपका परफॉर्मेंस जो है वो एक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर इंजन जितनी आराम से मिल जाती है। जैसे हम अगर मारुति की बात करें तो 1.5 लीटर का इंजन 103 bhp और 137 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन वो 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड है। वही उससे भी थोड़ी ज़्यादा पावर ही, यानी टॉर्क थोड़ी ज़्यादा जो पावर है उसके आसपास आपको एक 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन प्रोवाइड कर रहा है, और जिसमें आपको प्राइस भी कम पे करनी पड़ेगी, जो कि टैक्सेस में ही आपके पैसे बचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंजन मेरे को अच्छा लगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि बहुत रेयर होता है कि आपकी गाड़ियों में पेट्रोल इंजन ही अगर मिल रहे हैं तब भी दो ऑप्शंस मिले। अब ये तो आपको मिलता है टर्बोचार्ज इंजन, लेकिन अगर आप इसके बाकी वेरिएंट्स देखोगे, अगर बेस मॉडल्स में जाओगे यानी कि सिग्मा और डेल्टा में, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है इसका 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि वही बलिनो वाला ही आता है, 89 bhp और 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क। वो भी एक अच्छा इंजन है, बट ऑफ कोर्स इस व्हीकल की स्पेशलिटी तो ये बूस्टर जेट इंजन होने वाला है। अब इस इंजन में अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि टर्बो चार्ज वाली आपको किक मिल जाएगी, एक पावर मिल जाएगी, और एक्सप्रेशन आपको फ्रॉन्क्स में पसंद आने वाली है। अब हर कोई टॉप मॉडल तो लेता नहीं, नो डाउट टॉप मॉडल दिखने में अच्छा लग रहा है, फीचर सारे मिल जाते हैं, पर किसी को बेस लेना, किसी को मिडल लेना, तो मारुति ने आपको ये बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड कर दी। मुझे नहीं लगता किसी और नेक्सा कार में 5-5 वेरिएंट्स आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जेटा और अल्फा, दो इंजन ऑप्शंस के साथ, और सब में ही आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑफर की जा रही है। अब आपके पास एक 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला भी है, सिग्मा और डेल्टा के लिए, और आपको डेल्टा प्लस के लिए भी मिल जाता है। सेम आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का ही नेचुरल एस्पिरेटेड विद 5 स्पीड AMT। जो लोग ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, जो कि कुछ वेरिएंट्स में अवेलेबल है, जैसे कि डेल्टा और डेल्टा प्लस में। लेकिन डेल्टा प्लस में एक चीज़ अच्छी और ये कि टर्बो चार्ज का मैनुअल ट्रांसमिशन वाला इंजन शुरू हो जाता है, जो कि एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है, 1 लीटर का टर्बो चार्ज बूस्टर जेट इंजन, जो मैंने अभी आपको दिखाया। और जेटा और अल्फा वाले जो मॉडल्स हैं उसमें आप इसमें ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं, जो कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। तो आपके पास वेराइटी अच्छी खासी हो गई है। अगर हम सही से कैलकुलेट करें, एक तो बेस में हो गया आपको डेल्टा सिग्मा डेल्टा और डेल्टा प्लस, फिर 2 ऑटोमेटिक 5, और मैनुअल के 3, और वो 6, 5 और 6 11, तो आपको यही वेरिएंट्स मिल जाते हैं इंजन और ट्रांसमिशन के कॉम्बिनेशंस। है ना कमाल की बात। अब मारुति की गाड़ी है तो सेफ्टी की बात करनी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई नो ये हेटेक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, बट मैं वेट करना चाहता हूँ इसकी ऑफिशियल क्रैश टेस्ट रेटिंग का। अब हेटेक प्लेटफॉर्म को टेस्ट के टाइम हो गया, और फ्रॉन्क्स थोड़ा डिफरेंट भी है। क्वालिटी मटेरियल चेंज किया गया, मेटल शीट्स की थिकनेस को चेंज किया गया, जैसे बलिनो में चेंज किया गया था, और इनफैक्ट बहुत सारे फीचर्स अब आपको बेस मॉडल से मिलने शुरू हो जाते हैं। ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो स्टैंडर्ड हैं ही, हर गाड़ी में आपको मिलते हैं। लेकिन फ्रॉन्क्स में स्पेसिफिकली बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड जैसे फीचर्स भी आपको बेस मॉडल से मिलने शुरू हो जाते हैं। बाकी सीट बेल्ट प्रोटेक्शनर्स और आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स, ये सब तो मिलेगा ही।
अब रही बात इसके टॉप मॉडल के फीचर्स की, तो वहाँ 6 एयर बैग्स, 360 डिग्री कैमरा, ये सारे फीचर्स इस व्हीकल को और ज़्यादा स्पेशल बना देते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात करें तो। और छोटे छोटे सेफ्टी फीचर्स और भी हैं, ऑफकोर्स आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं, बट मेरे लिए मेजर ऐसा है कि जेटा मॉडल से 6 एयर बैग्स भी मिल जाते हैं, बेस मॉडल से आपको ड्यूल एयर बैग्स मिल रहे हैं, ABS EBD आपकी डेफिनेटली लाइफ सेव करते हैं, और ऑफिशियल क्रैश टेस्ट रेटिंग जब आ जाएगी तब फ्रॉन्क्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे। अभी सेफ्टी वाले पॉइंट पे ज़्यादा बात करना मुश्किल लग रहा है। अब फ्रॉन्क्स की क्विक वॉक अराउंड के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे इसका फ्रंट लुक अच्छा लगा, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी। बाकी LED DRLs, LED ही आपको ट्राई रिफ्लेक्टर जो है हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। साथ में फ्रंट कैमरा 360 डिग्री कैमरा का है, बड़ी ग्रिल मिल जाएगी ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड आपको। तो कई लोग इसको मिनी ग्रैंड विटारा भी बोल रहे हैं, और टेक्निकली वो गलत नहीं है, बिकॉज दिखने में आपको वैसा ही लुक इसका फ्रंट का आता है। स्पेसिफिकली ग्रिल, DRL, हेडलाइट अगर आप तीनों अच्छे से देखेंगे तो आपको मिनी ग्रैंड विटारा ऑफर ही देखने को मिलेगी। फ्रंट लुक SUV वाला प्रॉपर नजर आ रहा है। हाउ डू यू लाइक इट, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब रही साइड प्रोफाइल की, तो बहुत लोग इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर रहे थे। जितना अभी तक देखो ऑफिशियली रिकॉर्ड्स तो नहीं है, बट जितना अभी तक पता लगा 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर मैं पूरा हाथ अपना स्ट्रेच करूं तब मैं भी टच नहीं कर पा रहा हूं इसकी रूफ को। हालांकि ये सही तरीका नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करने का, लेकिन ये सिर्फ बताने का तरीका है कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी आपको मिल रही है। 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, क्लैडिंग प्रोवाइडेड है सारी इसको और ज़्यादा SUV लुक देने के लिए। 360 डिग्री कैमरा का लेफ्ट साइड, ORVM आपके ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा। रूफ रेल्स भी आपको प्रोवाइडेड है, अगेन SUV वाली लुक देनी है तो वो तो देने पड़ नहीं थे। आर्क्स भी वैसी लगेंगे, क्रीजेस भी वैसी ही हैं, साथ के साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर साइड पे भी, और ऊपर मिसिंग बस एक सनरूफ लगेगी, और शार्क फिन एंटीना भी प्रोवाइडेड है। और रियर तक आते रहेंगे तो यहाँ पर एक मिसिंग आइटम हो जाती है इसकी डिस्क ब्रेक, यानी कि डिस्क ब्रेक नहीं है, यहाँ पर प्रोवाइडेड है ड्रम ब्रेक, जो मुझे लगता है कि आई रियली विश चारों में डिस्क ब्रेक होती है, एटलीस्ट टॉप मॉडल में तो काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये है ग्रैंड विटारा। एक ग्राउंड क्लियरेंस का एग्जाम्पल लगाने के लिए ये मेरे पास एक नोटबुक है, जिसमें मेरे पास एक अच्छा खासा गैप बन जाता है। ऊपर मैं टच भी कर दूँ, हालांकि ये सही तरीका नहीं है इसको चेक करने का, जस्ट एक आइडिया देने के लिए। बीच में अगर मैं करूँगा तो मेरी चारों नहीं, 3 फिंगर्स आराम से थोड़ी सी जगह फिर भी बच जाती है, तो नीचे आ जाती है। रही बात फ्रॉन्क्स की, फ्रॉन्क्स में भी चेक करना ज़रूरी है। अब फ्रॉन्क्स में भी अगर ये नोटबुक लगाता हूँ तब भी मेरी 2 फिंगर्स आ जाती हैं, तीसरी नहीं आ पाती, तो बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। अब ग्रैंड विटारा में 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, इधर आराम से 190 तो मेरे ख्याल से मिल ही रही है। हालांकि अगेन मैं वही कहूँगा, दिस इज़ नॉट द राइट मेथड चेक करने का ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, बिकॉज अंदर और बहुत डेप्थ होती है, और अंदर बीच में कुछ और चीज़ हिट ना करे उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बट एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ इसको कंपेयर आपके लिए कर दिया। अब फ्रॉन्क्स की रियर साइड ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। LED कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको ऑफर किए जाते हैं। हालांकि ध्यान रखें ये बेस मॉडल में नहीं है, बेस मॉडल में वैसे कनेक्टिंग लाइन नहीं है, लेकिन आपको जो टेल लैंप्स हैं वो LED ही ऑफर किए जाएंगे। उसके अलावा आपको ऑफकोर्स रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, स्किड प्लेट्स आपको जो है वो प्रॉपर प्रोवाइडेड है। अगेन जैसा कि मैंने बताया SUV वाली लुक देनी थी तो वो तो पूरी इसमें प्रोवाइडेड है ही। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। ये छोटी छोटी चीज़ें ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। हेलोजन होती तो अच्छी नहीं लगती, बिकॉज अभी टॉप मॉडल है ये। हालांकि बेस मॉडल में मुझे लगता है कि LED ही प्रोवाइडेड होंगी नंबर प्लेट के लिए, लेकिन फिर भी ये वाइट लाइट्स ज़्यादा अच्छी लग रही है। रियर में फीचर्स भी सारे हैं, वाइपर, डिफॉगर, वॉशर, हाई स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना बताया, पीछे तक स्पॉइलर इसका आ रहा है। तो ये सारी जो प्रॉपर पैकेज है फ्रॉन्क्स की रियर को तो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग या अट्रैक्टिव बना रहा है। तो जब रोड प्रेजेंस आएगी, इसकी प्रॉपर ड्राइव रिव्यू जो कि हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेकिन तब आपको इसकी रोड प्रेजेंस अच्छे से मैं बता पाऊंगा। और रियर से मुझे लगता है अच्छी लगने वाली है। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब अगर मेरा डायमेंशंस का ओवरऑल रिव्यू हो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, बिकॉज क्रॉसओवरिश लुक भी देनी थी, लेंथ अच्छी देनी थी, स्पेस अच्छी देनी थी, तो वो कंपनी ने पूरी आपको प्रोवाइडेड है। फिर भी एक आइडिया के लिए बलिनो, फ्रॉन्क्स और ब्रेजा की डायमेंशंस आपके लिए लिख देता हूँ। एक पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या साइज़ है फ्रॉन्क्स का। अब फ्रॉन्क्स की मेजर हाईलाइट ये है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। मेजर फीचर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है। पहले तो 9 इंच की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे, वो भी वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ। हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिल जाती है। आपको एक छोटी MID मिल जाएगी। ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर लोगे तो पैडल शिफ्टर्स मिलेंगे, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील है, ऑटोमेटिक AC फ्रॉम द बेस मॉडल आई थिंक मिलना शुरू हो जाता है। साथ में आपको ये सारी जो फिनिशिंग है ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ बरगंडी और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया, जो कि ग्रैंड विटारा से लिया गया टेक्निकली, क्योंकि बलिनो में तो ब्लू और ब्लैक आता है। और ये सारी चीज़ें इस व्हीकल को स्पेशल बनाती है। बाकी सेफ्टी पॉइंट से जैसे मैंने बताया 6 एयर बैग्स भी आपको मिल जाएंगे, 360 डिग्री कैमरा आपको ऑफर किया जाता है,
ऑटोमेटिक IRVM भी प्रोवाइडेड है। तो ये सारी चीज़ें ना फ्रॉन्क्स को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बना देती है। और एक मेरा फेवरेट फीचर कह सकते हो जो आपको टेक्निकली बलिनो में नहीं मिलता, वो है वायरलेस चार्जिंग, वो भी प्रोवाइडेड है इन द फ्रॉन्क्स। अब ओवरऑल स्पेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रो में यानी कि आगे अगर को ड्राइवर साइड पे मैं बैठूं तो एक कंफर्टेबल पोजीशन के साथ स्पेस देख लेते हैं कितनी मिल जाती है मेरे को। 7 इंचेस है नी रूम, ये वाली चीज़। अंडर थाई सपोर्ट भी मेरे को सही मिल रहा है। साथ के ग्लव बॉक्स ओपन करना चाहता हूँ ईजिली ओपन हो जाता है। हालांकि डिसेंट स्टोरेज है, कूल्ड नहीं है लेकिन इल्यूमिनेटेड है। लाइट आपको यहाँ मिलेगी, हालांकि डिसेंट लाइट है। रात को ज़्यादा पता लगेगी, अभी तो दिन है इसलिए खास पता लग नहीं रही। लेकिन ओवरऑल स्पेस वाइज मुझे ठीक लगी है, एटलीस्ट फ्रंट पैसेंजर के लिए। तो को ड्राइवर तो आराम से बैठ सकता है। आप अगर आप गर्लफ्रेंड वाइफ वगैरह के साथ कहीं घूमने जाते हो या इनफैक्ट अपने बॉयफ्रेंड को घुमाने लेके जाते हो तो वो कंफर्टेबली बैठ पाएगा, उसको दिक्कत नहीं आने वाली। अब हेडरूम कुछ अच्छा खासा मिल जाता है। माई हाइट इज़ 5'8" और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम भी प्रोवाइडेड है। अब उसी सीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ बहुत अच्छा लेग रूम मिल रहा है। वैसे उस सीट को मैं और पीछे कर सकता था। 7 इंचेस आगे देने के बाद आराम से 8 इंचेस मेरे को ये यहाँ पर भी प्रोवाइड कर रहा है। एंड साथ में एक अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। हालांकि ध्यान से देखेंगे तो नीचे क्योंकि बैटरी आई थिंक प्लेस्ड है तो यहाँ पर मैं अपने पैर नहीं रख पा रहा, बिकॉज ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आती है। मेरे हिसाब से तो ये बैटरी ही है, लेकिन अंडर साइड सपोर्ट मेरे को अच्छा मिल जाता है। 3 लोग यहाँ मेरे ख्याल से बैठ पाएंगे। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मेन कंफर्टेबल तो 2 ही हैं, मतलब 2.5 लोग तो अच्छे से बैठ जाएंगे, यानी कि एक छोटा बच्चा। लेकिन अगर 3 बैठना चाहते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठ जाएंगे। दिक्कत सिर्फ एक ही जगह है, ये चीज़, ये मेरा सिर मतलब लग सकता है। अगर आप ध्यान से बैठोगे फिर तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, तो ये चीज़ है। लेकिन हेडरूम अच्छा मिल जाता है, मतलब डिसेंट। माई हाइट इज़ 5'8" एंड इस तरफ लेकिन बैठते टाइम अगर आपका हेड लगे तो थोड़ा सा ध्यान रख के ही बैठना। उसके अलावा स्पेस अच्छी मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। इस तरफ आपको अनफॉर्चुनेटली कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलती है, लेकिन व्यू अच्छा मिल जाता है। सनरूफ की कमी डेफिनेटली महसूस होने वाली है आपको, लेकिन अगेन हम स्पेस की स्पेसिफिकली बात करें तो अच्छी खासी स्पेस है। स्टोरेज भी है, साइड पे भी आपको सामान रखने की प्रॉपर जगह प्रोवाइडेड है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवनीत और मैं बताने वाली हूँ इसका कंफर्ट। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है, उसके हिसाब से मुझे काफ़ी हेडरूम मिल रहा है, आप देख सकते हो। और नी रूम भी मुझे सफिशेंट मिल रहा है। और इवन मेरी हाइट के अकॉर्डिंग अंडर थाई सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आपकी हाइट भी 5'4", 5'5" है तो आपको यहाँ पे स्पेस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो डेफिनेटली। अब बारी आती है 5 फीट 8 इंचेस वाले पर्सन की। अब मेरी हाइट के हिसाब से भी मुझे कंफर्टेबल लगी वैसे, बिकॉज लेग रूम भी अच्छा खासा मिल रहा है। सीट में थोड़ी आगे करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ और इजीली पैडल्स को, बट कंफर्टेबल पोजीशन मेरे ख्याल से यही बन रही है। बैक सपोर्ट भी सही है, हेडरूम भी मेरे को अच्छा खासा मिल रहा है। इतना हेडरूम बहुत होता है क्योंकि अगर सनरूफ होती तो हेडरूम ऑब्वियसली कम हो जाता, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक अच्छा एक पैकेज आपको मिल जाता है। अच्छी खासी स्पेस है, आपको टिल्ट स्टीयरिंग है, टेलीस्कोपिंग भी प्रोवाइडेड है। तो ये सारी चीज़ें ना एक मेरी हाइट जितनी अगर आपकी हाइट है 5'8", 5'9" भी अगर चले जाते हो तो कंफर्टेबली चला पाओगे। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो क्या? हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और मेरी हाइट है 6 फुट। तो मेरी हाइट के हिसाब से हेडरूम ठीक ठाक है। अगर मेरे 6 फुट से ज़्यादा हाइट होगी किसी की तो उसको दिक्कत होगी। और स्पेस, पैरों को थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है। बाकी नी रूम वगैरह भी सही है। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, माइलेज। देखा, अभी हमने वैसे ड्राइव रिव्यू नहीं किया, बट एक एस्टिमेटेड आइडिया तो हम आपको आराम से दे सकते हैं। अब 2 इंजन ऑप्शंस है। 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड जो कि बलिनो में क्लेम करते हैं 22.35 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन इसका ऑफकोर्स क्योंकि थोड़ा सा साइज़ शेप चेंज हो गई, कहीं ना कहीं पावर ट्यूनिंग में भी फ़र्क डाला होगा फॉर श्योर। तो उस चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि थोड़ी सी माइलेज ड्रॉप होगी, जो कि 20 kmpl के आसपास रह जाएगी क्लेम्ड। सिटी में आप 14 के आसपास 15 आराम से अचीव कर पाओगे और हाईवेज पे आप 18-19 भी आराम से अचीव कर पाओगे विद द फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर इंजन। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बूस्टर जेट के साथ माइलेज क्या मिल जाती है। तो बूस्टर जेट 1 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन है, तो हाईवे पे आपको ज़्यादा माइलेज देगा, सिटी में कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम। लेकिन कंसिडरिंग द वेट ऑफ दिस व्हीकल, साइज, शेप, इंजन सारा कुछ ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड इसकी सिटी में माइलेज रहने वाली है 13 से 14, मैक्सिमम 15, बिकॉज ये है यहाँ पर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऑफर की जाती है। एक प्रॉपर बैटरी है जो कि मेंटेन करेगी, आपको एक थोड़ी पावर भी प्रोवाइड करेगी जब ज़रूरत होगी, माइलेज भी प्रोवाइड करेगी, इंजन को बंद भी कर देगी। आइडल स्टार्ट स्टॉप तो वैसे दोनों में फंक्शन आ रहा है, बट स्मार्ट हाइब्रिड से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा।
दूसरा, आपको हाईवे पे अगर हम बात करें टर्बो चार्ज वाले की, 1 लीटर वाले की, तब आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 kmpl आराम से मिलनी चाहिए। अब उसका रीज़न है क्योंकि ये टर्बो चार्ज इंजन है। टर्बो चार्ज की अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आप उसको क्रूजिंग स्पीड पे हाईवे पे रखोगे तो माइलेज आपको अच्छी मिलती है। और मेरी माने, अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो आराम से 22 kmpl भी आप अचीव कर पाओगे। मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होने वाला। बाकी ड्राइव रिव्यू करेंगे तब आपको बेटर आइडिया दे पाऊंगा इसकी माइलेज के बारे में। अब एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन मेरे भाई, प्राइस, कीमत कितनी होगी इसकी। अब इसका सही से कंपैरिजन करें प्लेटफॉर्म और साइज़ को ध्यान में रखते हुए, बलिनो आती है 6.49 लाख के एक शोरूम प्राइस से शुरू होती है। ब्रेजा पहले 7.99 आती है, लेकिन अभी अभी प्राइस हाइक हुआ तो 8.19 हो गई, यानी कि 20,000 महंगी हो गई। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब बलिनो और इसके बेस मॉडल में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइज़, और मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं, और बूट स्पेस जैसे इसकी थोड़ी सी कम है, इसकी हाइट ज़्यादा है, स्पेस डिफरेंट है, बट मेरा कहने का मतलब है कि कोई बड़ा मेजर चेंज आपको नहीं मिलता सिग्मा मॉडल्स में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसकी प्राइस 6.99 लाख के एक शोरूम प्राइस से ज़्यादा होनी चाहिए, कंपेरेबल टू बलिनो। अगर हम काइगर और मैग्नाइट की बात करें तो वो तो 5.99 से शुरू है। अगर ब्रेजा की बात करें तो वो 8.19 लाख, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब उसमें डिफरेंस क्यों है वो मैं बता देता हूँ। ब्रेजा आती है 1.5 लीटर इंजन के साथ, टैक्स स्लैब ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, तो उसमें टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। हालांकि बेस मॉडल की उसमें भी कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन टैक्सेस को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है 6.99 वुड बी द राइट प्राइस, बिकॉज ऑलरेडी सेम इंजन के साथ बलिनो में आपको 6.49 लाख की एक शोरूम प्राइस मिलती है। टॉप मॉडल की बात करें तो मेरे हिसाब से, जैसे अब अगेन वही आई थी 14 लाख की तो ब्रेजा आती है, और इसमें आपको प्लेटफॉर्म का फ़र्क है, फीचर्स एडिशनल मिल जाते हैं, तो बलिनो के साथ ही कंपेयर करते हुए 11.99 और टॉप मॉडल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर बूस्टर जेट वाला आपको कहीं ना कहीं 12.99 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। मैनुअल वाला 11.99 एक शोरूम होना चाहिए इसका बूस्टर जेट, और अगर हम बात करें इसके ऑटोमेटिक की तो 12.99 से ज़्यादा प्राइस ना ही हो तो बेस्ट है। व्हाट डू यू थिंक, कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब आप सोच रहे हैं कि लॉन्च कब होगी। एक्सपो में दिखाई गई आज 6 फरवरी है, शोरूम्स में आनी शुरू हो गई, मतलब, लेकिन ये अभी शो वाला व्हीकल है, आनी शुरू मतलब नॉट फॉर डिलीवरीज, लेकिन जब इसको लॉन्च किया जाएगा तभी इसके प्रॉपर वेरिएंट्स, इसकी प्रॉपर जो ड्राइव्स हैं वो सब शुरू होगी। स्पेसिफिकली फ्रॉक्स की बात करें, जितना अभी तक हमें पता लगा कि इसे मार्च में लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके बाद किया जाएगा अप्रैल या मैक्सिमम मई तक जिम्नी को, लेकिन स्पेसिफिकली फ्रॉक्स मार्च में आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और जिस तरह की मारुति का एक लाइनअप है या एक पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, मुझे नहीं लगता कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा होने वाला है, स्पेसिफिकली अगर आप टॉप मॉडल ले रहे हो। हाँ, बेस मॉडल वगैरह की वेटिंग फिर भी हो सकती है, बट टॉप में मुझे नहीं लगता कि इस तरह को कोई वेटिंग पीरियड ज़्यादा, हफ्ते 10 दिन की तो बात अलग है, लेकिन आपको ईजिली मिल जाएगी फ्रॉक्स का टॉप मॉडल। अब सेगमेंट के हिसाब से तो फ्रॉक्स का कंपटीशन बहुत सारी गाड़ियों के साथ होता है। ब्रेजा है, निसान मैग्नाइट, रेनो काइगर, महिंद्रा XUV 300, टाटा नेक्सॉन, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, होंडा WRV, और ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ आगे लॉन्च भी हो रही हैं, कुछ डिसकंटिन्यू भी हो गई, इको स्पोर्ट जैसी। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि फ्रॉक्स का कंपटीशन बहुत सारी गाड़ियों के साथ, इनफैक्ट टाटा पंच के साथ भी इसका कहीं ना कहीं कंपटीशन होता है, और सिट्रॉन C3 के साथ भी। लेकिन एक्चुअल में इसका कंपटीशन होता है काइगर और मैग्नाइट जैसी गाड़ियों के साथ, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें, वेन्यू, सोनेट, ब्रेजा, नेक्सॉन XUV 300 सनरूफ के साथ आती है, लेकिन इसमें एडिशनल आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है। एक सनरूफ है जो इसमें मिसिंग है, जो कि उन गाड़ियों में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। और काइगर और मैग्नाइट के साथ कंपैरिजन करें तो वो कहीं ना कहीं फीचर उतने ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाती। लेकिन स्पेसिफिकली सेफ्टी की बात करें, नेक्सॉन XUV 300 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, Hyundai वेन्यू, सोनेट आपको 3 स्टार रेटिंग के साथ मिलती है। इसके साथ कंपटीशन काइगर, मैग्नाइट का है, और इवन ब्रेजा का है तो उनको 4 स्टार रेटिंग मिलती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि एटलीस्ट 4 स्टार तो इसको मिल जाए, तो इसका कंपटीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करें जिसकी आपको कमी हो सकता है लगे। मुझे हालांकि कमी नहीं लगी है, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक फीचर्स प्रोवाइडेड है, बट फिर भी मिसिंग फीचर्स के बारे में बताना मेरा फ़र्ज़ है। सनरूफ नहीं मिलती, कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, रियर आर्मरेस्ट हाँ होता तो अच्छा लगता, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। और उसके साथ साथ आपको आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब डिमांड तो कभी खत्म नहीं होगी, कोई बोलेगा कि ADAS भी चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना, हर सेगमेंट की, हर प्राइस की अलग तरह की गाड़ी होती है। मुझे बस ये लगा कि रियर आर्मरेस्ट होती तो अच्छा लगता, कूल्ड ग्लव बॉक्स होती तो अच्छा लगता, सनरूफ नहीं भी है तो चलेगा, बिकॉज वही बात आती है कि इंडियंस में सनरूफ चाहिए तो नहीं, और अगर सनरूफ दे देते तो फिर इसमें और ब्रेजा में डिफरेंस ही क्या रह जाता, बिल्कुल बस डायमेंशन और प्लेटफॉर्म का फर्क रह जाना, तो बाकी सब सेम हो जा रही थी। तो अगर सनरूफ लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ब्रेजा एक ऑप्शन अवेलेबल है, बाकी फ्रॉक्स तो आपको कंप्लीट पैकेज मिल ही रहा है।
अब फ्रॉक्स में एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगी कि कलर ऑप्शंस की वैरायटी आपके पास अच्छी खासी है। वाइट है, सिल्वर है, ग्रे है, ब्लू, नेक्सा ब्लू तो ऑफ कोर्स है ही। उसके अलावा आपको एक नया अर्दन ब्राउन भी ऑफर किया गया जो कि ब्राउनिश टोन के साथ आता है, जो कि वैसा लगता है जैसे कि ग्रैंड विटारा का ब्राउन है। हालांकि आपको फ्रॉक्स का ब्राउन भी दिखा देता हूँ, तो इस तरीके का ही सेम आपको यहाँ मिलेगा, लेकिन हालांकि उसका वो चेस्टनट ब्राउन वाला कलर है, इसका थोड़ा सा अर्दन ब्राउन, थोड़ा सा और ज़्यादा आई थिंक मैटी होने वाला है, बिकॉज फिजिकली तो अभी तक हमने नहीं देखा, बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। और अगर आप ड्यूल टोन ऑप्शन सोच रहे हैं तो रेड, ब्राउन और सिल्वर के साथ आपको ड्यूल टोन ट्रीटमेंट्स भी ऑफर किए जाएंगे। ऑफकोर्स उसकी 15-20 हज़ार कॉस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी। अब घूम फिर के मेजर क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसका ओपिनियन, इसका कंक्लूजन, क्या आपको ये परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज। अगर आपको चाहिए एक एसयूवी लुक लेकिन प्राइस ज़्यादा ना पे करते हुए आपको एक रिलायबल ब्रांड, ट्रस्टवर्दी सर्विसेज, मारुति का नेटवर्क चाहिए, तो 1.2 लीटर का इसका बेस मॉडल एक अच्छे ऑप्शन हो सकती है, वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। रही बात इसके और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स की, तो आई थिंक डेल्टा प्लस वाला वेरिएंट एक वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, बट वो जब प्राइस आएगी तो भी पता लगेगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप इसमें पावर चाहते हैं, फीचर्स चाहते हैं और बलिनो नहीं चाहिए, आपको थोड़ी एसयूवी लुक चाहिए, तो ये आपको एक बेटर पैकेज प्रोवाइड करती है। और मिनी ग्रैंड विटारा की लुक तो आ ही रही है, तो टॉप मॉडल आप आराम से परचेज कर पाओगे, बशर्ते इसकी प्राइस सही आए, जो कि मुझे लगता है कि सही आनी चाहिए। फ्रॉक्स के साथ डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ये थी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसकी प्राइस, लुक्स के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की मोस्ट डिटेल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें इस वीडियो को, और हाँ, शेयर ज़रूर करके जाइएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके इस तरह की वीडियो देखकर, उन्हें भी उनका जो बाइंग डिसीजन है ईजी हो जाए उनके लिए। तो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द फ्रॉक्स। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके बताएं इसका नाम कैसा लगा आपको। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।